हेलो, स्वागत है आप सभी का CUET PG कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, और यहाँ आज हम लोग फिर से जो कि लास्ट ट्यूसडे को हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। फिर से यहाँ हम लोग डिफरेंट 25 क्वेश्चंस या फिर 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक लास्ट क्लास में आप सभी को अच्छा लगा होगा। लास्ट क्लास की एक बात रह गई है, कई बच्चे कमेंट बॉक्स में, अभी मैंने ऑफिस आया तो मुझे पता चला कई बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर टिचर्स डे 5 सितंबर को होता है। बेटा, जो लोग देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस पे, और वहीं बच्चों से मिस्टेक होता है। 5 सितंबर क्या होता है? जो इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपका टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था? वर्ल्ड टीचर्स डे पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे वर्ल्ड टीचर्स डे पूछ रहा था, और वर्ल्ड टीचर्स डे आपका 5 अक्टूबर को होता है। वहां पे हम लोगों ने वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में बात किया है। तो आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, एक बार प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ठीक, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। शायद मैंने आंसर बताते टाइम वहां पे वर्ल्ड टीचर्स डे बोला है, बट लिखा नहीं वहां पे, लिखने को केवल मैंने TD लिख दिया है, तो इस वजह से भी आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकते हैं। ठीक, और दूसरा मैंने वहां पे एक क्वेश्चन किया था कि किसका बर्थ एनिवर्सरी इंडिया में सेलिब्रेट होता है टीचर्स डे। ठीक, तो वो मैंने इंडिया के टीचर्स डे के लिए पूछा था, वो आपका 5 सितंबर को होता है, बट क्वेश्चन में आपका वर्ल्ड टीचर्स डे से पूछा जा रहा था, जो कि आपका 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो चलिए फिर से एक बार आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो लास्ट जो 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हम लोग, एक क्वेश्चन 19 जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस गलत रख दिए गए थे, तो वो हम लोगों ने वो क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ना पड़ा था। तो अगली क्लास जब लगेगी वहाँ पे वो क्वेश्चन हम लोग रख लेंगे। शायद इसमें मैंने क्वेश्चन रखना चाहा बट वो हो नहीं पाया। जिन्होंने भी PPT तैयार किया वो शायद दिमाग से उनके उतर गया, तो आज भी या फिर कभी भी उसे हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को। दूसरी चीज़ है, अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि भाई आपके लिए क्या है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऐप पे। कौन से ऐप पे? CUET कॉन्सेप्ट ऐप। आप लोग प्ले स्टोर जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे आपको ऐप मिलेगा CUET कॉन्सेप्ट। अगर आप में से किसी को भी मॉक टेस्ट देना है तो इस ऐप पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट का जो प्राइस है आपका वो मात्र 199 रुपये है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी चाहते हैं कि और क्वेश्चंस हमें मिले सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को तैयार किए गए हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहे हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है, इट शैल बी द एंडिवर of every state and of every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups, which article of our constitution deals with it। ठीक है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषी अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में उनकी मातृभाषा में अनुदेश की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इससे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ठीक है, तो फिर से हम लोग आएंगे एक बार, कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग है वो आपका किस अनुच्छेद में अवेलेबल है बच्चों? वो आपका 350A में अवेलेबल है। कौन सा आर्टिकल? 350 से। तो अब ये 350A जो है, ये अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे हमने लैंग्वेज का पूरा सेक्शन ही डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि जो आपका पार्ट 17 है, पार्ट संविधान का 17वां भाग जो है, संविधान में टोटल प्रेजेंट में कितने भाग हैं? 25 है। वहीं पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग थे? तो ये आपका पार्ट 17 में आएगा, और उसके बाद
किस अनुच्छेद से जो लैंग्वेज पार्ट है, यहां हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं, लैंग्वेज में आपका पार्ट 17 में आएगा। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक आपका लैंग्वेज की बात की जाती है। हमने बोला था कि लैंग्वेज में क्या होता है, इनमें भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आपका लैंग्वेज ऑफ यूनियन हो जाता है, जिसमें 343 और 344 अनुच्छेद आता है। वहीं पे आपका अगला क्या हो जाता है, रीजनल लैंग्वेजेस हो जाते हैं, उसमें आपका 45, 46 और 47 अनुच्छेद हो जाते हैं, मतलब 345, 346 और 347 अनुच्छेद। और उसके बाद आपका जुडिशरी का लैंग्वेज की बात की जाती है, जो कि आपका 348, 349 में है। और फिर आपका चौथा जो होता है स्पेशल डायरेक्टिव्स होते हैं, उसमें आपका 350, 350A, 350B और 351 अनुच्छेद की बात की जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात किया था स्पेशल डायरेक्टिव में। जो आपका 350 है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी ग्राइवेंसेज हैं यूनियन को या स्टेट को बोलने हैं, वो यूनियन या स्टेट का जो लैंग्वेज है आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, 350A क्या बोलता है, जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भाई आपका जो क्या होना चाहिए, फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, कि जब भी प्राइमरी स्टेज कोई एजुकेशन ले रहा है तो वहां पे उसके मदर टंग में उसको इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए। जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, मदर टंग में चीजें होनी चाहिए फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक, अब उसके बाद आपका 350B में क्या होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ऑफिसर अपॉइंट करने का प्रावधान है। और 351 बोलता है कि भाई हिंदी को डेवलप करने का तरीका देखना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना कुछ बात किया तो आइडिया लग गया होगा ये क्या है, अनुच्छेद 350A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका 15 क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन। ठीक, और 21A क्या हो जाता है, राइट टू एजुकेशन हो जाता है। 12 अनुच्छेद क्या हो जाता है, वहां पे आपका स्टेट की डिफिनीशन बताया जा रहा है। ठीक, ये आपके तीनों किसमें है, फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में है, जो कि तीसरा भाग आपके संविधान का है। ठीक, लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक चीज और जानते रहिएगा, जो हमारे संविधान में अनुसूची है, ओरिजिनल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 थी, प्रेजेंट में कितनी है, 12 है। ठीक है, तो उसमें जो 8वीं अनुसूची है, मतलब शेड्यूल की बात हो रही है, अनुसूची जो इंग्लिश के बच्चे हैं, शेड्यूल की बात हो रही है, जो 8वीं अनुसूची है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताती है। प्रेजेंट में हमारे देश में जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो कितने हैं, टोटल 22 हैं। याद रखिएगा आप लोग कि अभी प्रेजेंट में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 22 हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पहले का क्या हो गया, आपका अनुच्छेद 350A हो गया। मैं एक चीज देख रहा हूं कि जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, इस टाइम कर रहे हैं तो आपका लैंग्वेज से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। ठीक, लैंग्वेज से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप लोग इसे देख सकते हो। इस पार्ट को थोड़ा सही से पढ़ लीजिएगा, जो 17वां भाग है। हाँ, बाकी आपका क्या है कि जो आपका आप लोगों को अगर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके CUET कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। केवल मात्र 199 रुपए में आप लोगों को सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, मतलब UNCRC की बात हो रही है। ठीक है, UNCRC की बात हो रही है, विच रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम। देखिए ये क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने UNCRC लाया कब, 1989 में लाया, और इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ 1990 में। किस चीज के लिए लाया गया, सिंपल सी बात है, राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चों को क्या हो, कोई फिजिकली एब्यूज ना कर सके, फिजिकल या मेंटल उनके साथ वायलेंस ना हो, उनके साथ कोई एब्यूज ना कर सके, कोई नेग्लेक्शन ना हो उनका, मतलब नेग्लेक्ट ना किया जाए, और उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। हर स्टेट को ये बोला जा रहा है, हर स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि चिल्ड्रंस पे इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, सभी फॉर्म ऑफ वायलेंस, एब्यूज, एक्सप्लॉइटेशंस, नेग्लेक्ट, ये सब चीजें बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक,
तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, विच रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम। ठीक, हमने क्या बताया, यूएनसीआरसी जो आ रहा है आपका वो 1989 में आया, ठीक है, और इंप्लीमेंटेशन कब शुरू हुआ, 1990 में शुरू हुआ उसका इंप्लीमेंटेशन। ठीक, तो अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, ऑल फॉर्म्स ऑफ एब्यूज, हैरेसमेंट एंड स्ट्रगल वर्ड आपका उसमें सीआरसी में नहीं बोला जा रहा है। ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग पनिशमेंट, कि मतलब हिंसा, यंत्रणा और अमानवोचित दंड के सभी रूप, ये आपका सीआरसी में अवेलेबल है। ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, एब्यूज एंड स्कूल पनिशमेंट वर्ड वहां पे यूज नहीं किया जा रहा है। ऑल फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, टॉर्चर एंड स्ट्रगल भी आपका वर्ड नहीं यूज किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द 19th सेंचुरी मलयालम नोवेल सरस्वती विजयानंद। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मलयालम उपन्यास सरस्वती विजयम का मूल विषय क्या था। ठीक है, तो इसका केवल आप लोग आंसर देखिए, इसमें हम कुछ एक्सप्लेन करने को तो है नहीं। तो ये आपका था कि औपनिवेशिक शिक्षा का मुक्तिदायी संभाव्य। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द स्लोगन सत्यमेव जयते वाज वाइडली पॉपुलराइज्ड बाय हुम, कि किसने सत्यमेव जयते स्लोगन नारे को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सत्यमेव जयते कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, सत्यमेव जयते आपका मुंडका उपनिषद में प्रेजेंट है। अब मुंडका उपनिषद आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात होगा। ठीक है, तो मुंडका उपनिषद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को जाना पड़ेगा कहां पे, वैदिक पीरियड में। ठीक है, उसमें जो लेटर वैदिक पीरियड था, मतलब आपका 1000 BCE से लेके 500 BCE के बीच में, वहां पे आपने देखा होगा कि आपको 3 वेद मिलते हैं, ब्रह्मनाज मिलते हैं, अरण्यकाज मिलते हैं। उसके बाद आपके लास्ट में जब 500 BC के आसपास उपनिषद मिलते हैं, जहां पे क्या हो रही हैं, कई फिलॉसफीज आ रही हैं। ठीक है, तो उसी में एक मुंडका उपनिषद है, और मुंडका उपनिषद में आपका सत्यमेव जयते लाइन प्रेजेंट है। अब ये सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते का मतलब हो गया कि ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स, कि मतलब सत्य की विजय। ठीक, ये बात हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना बता दिया, बट आंसर में यहां कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, यहां पूछा जा रहा है कि किसने पॉपुलर किया, तो मतलब इसका मेंशन तो कहीं और है, बट उसे पॉपुलर कोई और किया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उन्हें पॉपुलर किए हैं वो मदन मोहन मालवीय, इनसे आप सभी परिचय होंगे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ये कब पॉपुलर करते हैं, 1918 में, जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो वहां पे वो सत्यमेव जयते को यूज करते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के आपके 1909 में भी प्रेसिडेंट थे, 1918 में थे, 1932 में थे, एक बार और थे, वो ईयर आप लोग देख लीजिएगा। आई होप मैं कि शायद जस्ट बाद ही थे, 1919 में ही थे शायद। तो 1918 में जब प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, तब इन्होंने सत्यमेव जयते को पॉपुलर किया था। ठीक है, बाकी मदन मोहन मालवीय के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। तो सबसे पहला चीज जो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि जो आपका बीएचयू है बनारस में, ठीक, बीएचयू जो है बनारस में, इसका निर्माण किसने किया है, मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। किस एक्ट के तहत, आपका बीएचयू एक्ट 1915 के तहत 1916 में इन्होंने बीएचयू का गठन किया है। ठीक है, कब, 1916 में। ठीक, ये आपके फ्रीडम फाइटर भी थे, वहीं पे एक ये जनरल भी चलाया करते थे, द लीडर। ठीक, द लीडर जनरल चलाया करते थे, कहाँ प्रिंट किया करते थे, इलाहाबाद में, जो कि अभी उसका क्या नाम है, प्रयागराज नाम है। ठीक, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अखिल भारतीय हिंदू सभा थी, उसके भी वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर थे। किसके, अखिल भारतीय हिंदू सभा के फाउंडिंग मेंबर थे ये। ठीक, इसका गठन क्यों किया गया था, हिंदू यूनिटी के लिए, हिंदुओं में एकता के लिए और राष्ट्र
नेशनलिज्म के लिए था, ठीक है। इस चीज के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया था, ठीक। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। अब यही जैसे बाल गंगाधर तिलक, तो आप लोगों ने एक लाइन सुना होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसके द्वारा बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था, ठीक। महात्मा गांधी का एक डू और डाई आप लोग जानते ही होंगे। बाकी वंदे मातरम आप लोगों से पूछ सकता है कि वंदे मातरम कौन बोला था? वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे क्या हो गया आपका? पंडित मदन मोहन मालवीय। एक चीज और, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, महामना भी बोला जाता है। और ये बीएचयू के वाइस चांसलर 1919 से लेके 1938 तक बीएचयू के वाइस चांसलर भी थे, ठीक है। इन्हें एक नाम से और महामना नाम से भी बुलाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज आल्सो नोन एज, मूल शिक्षा की वर्धा योजना को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले ये आपका 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आता है। किसका ये आइडिया था? ये क्या होता है, जो गांधी जी का एक जनरल हुआ करता था हरिजन, उसमें वीकली प्रिंट मतलब वो हरिजन जो था वो वीकली प्रिंट हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया कि 1937 में हरिजन में प्रिंट किया कि समथिंग एक क्या होना चाहिए, एजुकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के डेवलपमेंट के लिए क्या है, एजुकेशन मस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद कांग्रेस का, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस करती है और उसका नाम होता है ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक। और उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी ही प्रेसिडेंट थे। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पे एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें यह होता है कि भाई 7 साल क्या होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पे काम किया जाएगा, ठीक है। जो एजुकेशन दिया जाएगा उसमें क्या होगा, मदर टंग क्या किया जाएगा, जो एजुकेशन का मीडियम होगा वो क्या होगा, आपका मदर टंग में होगा, ठीक। वहीं पे और चीज अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी का जो गठन किया जाता है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं और यहीं से आपका वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि इसके और कौन से नाम थे, तो नाई तलीम या बुनियादी तलीम इसे बुलाया जाता था, ठीक है। नाई तलीम या फिर बुनियादी तलीम। तो यहाँ पे नाई तलीम आपका क्या है, ऑप्शन में है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक। और जो कमेटी बैठाया था उसका रिपोर्ट कब सबमिट किया जाता है, 1938 में सबमिट किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि भाई उसी को वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन बोला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंडिया विंस फ्रीडम वाज ऑथर्ड बाय, ठीक है, कि इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है वो उसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कि इस बुक के लेखक, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये आपसे क्वेश्चन कई बार आपको मिल चुका होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं आप सभी जानते होंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके राइटर थे, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, ये आपके पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक, फ्रीडम फाइटर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और काफ़ी सीनियर मेंबर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पहले शिक्षा मंत्री थे और कब तक थे, 1958 तक ये शिक्षा मंत्री की पोस्ट पे रहे। कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम ऑथर किया। इन्होंने इस बुक में क्या किया है, अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर किया है इस बुक के माध्यम से। एक चीज और कि भाई जो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है इंडिया में, वो इन्हीं की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या, नेशनल एजुकेशन डे जो सेलिब्रेट होता है कब होता है, 11 नवंबर को
आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे आप लोग कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या है, टीचर्स डे 5 सितंबर को होगा। बेटा आप लोग फिर से क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, वहां पे वर्ल्ड टीचर्स डे पूछ रहा है, उसका हम लोग वहां पे बात किए हैं कि 5 अक्टूबर होगा। बाकी इंडिया में जो टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक, वो क्या है आपका 5 सितंबर को ही होता है। ठीक, तो यहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम को के लेखक रहे हैं। बाकी आपका ऑप्शन में महात्मा गांधी दिख रहे हैं, तो इनकी एक बुक तो आप मतलब आप में से सबको जानना चाहिए, अगर नहीं भी जानते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और दूसरा आप लोग इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक, वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, बट उसमें से भी अगर हम लोग देखेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। ठीक, वहीं पे अगला अगर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर, इनका हम लोगों ने जैसा लास्ट क्लास में बात किया था कि गीतांजलि हो गया, ठीक है, गोरा हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, जो हमारे देश का नेशनल एंथम है, प्लस आपका बांग्लादेश का जो अमर सोनार है, अमर सोनार, ठीक, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट एंथम है, वो सब किसके द्वारा है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है। ठीक, और दूसरी चीज़ है, ये पहले इंसान थे जिन्हें भारत से नोबेल प्राइज दिया गया, कब, 1913 में। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन उपनिषद द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलोसफी अ डायलॉग between a young boy and a powerful god of death has been presented. This creative dialogue has been presented in. मतलब ये पूछ रहा है कि एक बच्चा होता है, ठीक है, 12 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है नचिकेता, और यम के बीच में आप देखोगे ना, उपनिषद जितनी उपनिषद होंगी उसमें क्या होगा, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ वार्तालाप चल रहा है। ठीक, मतलब इस तरीके से उन उपनिषद को रिप्रेजेंट किया गया है कि दो लोगों के बीच में एक टीचर जो कि जहां ज्ञान दे रहा है और दूसरा स्टूडेंट के बीच में क्या है, कुछ डिस्कशन चल रहा है, वहां से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये आपका जो 12 साल का नचिकेता होता है, उन्हें जानना होता है कि डेथ क्या होता है, और हमें मतलब डेथ क्या होता है, डेथ के बारे में उन्हें जानना रहता है कि, तो वही डिस्कशन किससे वो करते हैं, यम से करते हैं। ठीक, ये आपका कथा उपनिषद में प्रेजेंट है। केन उपनिषद, प्रसन्न उपनिषद, कतना उपनिषद, आई थिंक यहाँ पे कथा उपनिषद होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कथा उपनिषद आपका करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। अब देखिए कथा उपनिषद क्या है ना, इसमें आप सेल्फ, अगर अपने आप को खोजना है, ठीक है, लिबरेशन क्या होता है वो जानना है, तो वहां पे क्या है, कथा उपनिषद में चीजें बताई जा रही हैं, जहां पे क्या हो सकता है कि लाइट ऑन द पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी एंड लिबरेशन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Put the names of the winners of Booker Prize in the chronological order from the oldest। मतलब बुकर प्राइज एक दिया जाता है, ये जो आपका बुकर प्राइज होता है, ये जो आपका बुकर प्राइज होता है, ये नॉवेल लिखने के लिए। सर, हाँ जी सर, मिठाई का ये गाड़ी रजनीश सर लिए है। रजनीश सर, हाँ सर, स्कूटी भी लिया है। अच्छा अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन सर को। ठीक है सर। आप लिए हैं रजनीश सर लिए हैं? रजनीश सर लिए हैं। अच्छा, खा दे चलिए बढ़िया। रिकॉर्डेड क्लास है? रिकॉर्डेड है। खा दे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप किए क्या? नहीं स्टॉप नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बच्चे सब जान रहे हैं ना, बच्चे बधाई देंगे बाद में। अच्छा अच्छा, तो चलिए भाई देखिए क्या है, यहाँ पे मिठाई आई है, रजनीश सर ने एक नई गाड़ी खरीदी है, तो आप लोग भी उनको कॉन्ग्रेचुलेसन ज़रूर बोलिएगा। बाकी ये मैं बाद में ही खाता हूँ। तो यहाँ पे जो बुकर प्राइज दिया जाता है बच्चों, ये बुकर प्राइज जो होता है आपका, ये किस लिए दिया जाता है
कि भाई आपने क्या किया है, कोई नॉवेल, जो नॉवेल लिखते हैं इंग्लिश में, जो नॉवेल लिखी गई हैं, अगर वो मतलब बेस्ट नॉवेल को हर साल ये बुकर प्राइज आपका दिया जाता है, और जो इंग्लिश में लिखी हुई नॉवेल जो बेस्ट होती हैं उनको बुकर प्राइज का अवार्ड दिए जाते हैं। तो इनमें कुछ 4-5 भारतीयों को भी अभी तक अवार्ड मिला है, और यहाँ पे सभी भारतीयों के नाम हैं, और हमें ये क्या करना है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है कि किनको कब मिला है। तो जो आपके BS नाइपॉल थे, इन्हें कब मिला है, 1971 में मिला है, और किस बुक के लिए मिला है, इन फ्री स्टेट। ठीक है, जो टाइटल था वो क्या था, इन फ्री स्टेट। ठीक, वहीं पे अगर हम लोग किरण देसाई जी की बात करेंगे तो इन्हें कब मिला है, इन्हें आपका 2006 में मिला है। सलमान रश्दी की बात करेंगे तो इन्हें आपका 1981 में मिला है। अरुंधति रॉय को 1997 में, और अरविंद अदिगा को आपका 2008 में मिला है। ठीक है, इन सबको ऐसे मिला है। तो आप लोग अब यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, सभी में आ रहे हैं। बाकी उसके बाद क्या हो जाएगा, सलमान, मतलब सी, ए के बाद सी, आपका 2 ऑप्शन यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक, अगला आपका क्या है, 1971, 1981, फिर आपका 1997। तो 1997 में किनको मिला है, डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए, सी, डी, और फिर बी, और फिर लास्ट में ई। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सी, डी, बी, ई। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू हिंदी लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 343(1). लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा कि भाई देखिए आपका जो पूछा है, ठीक, 2023 का पेपर है ये। उस दिन भी हम लोगों ने 2023 का ही पेपर किया था, अलग अलग डेट पे जो पेपर्स थे उनको हम लोगों ने कराया था यहाँ पे। तो दोनों पेपर में आप देखोगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज से बाकी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से ही थे, तो उसको 1-2 क्वेश्चन और रहे होंगे जिन्हें हम लोग क्या किए, नहीं किए कि बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए शायद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो। तो भाग 17, ठीक है, और शेड्यूल 8 आप लोगों के लिए संविधान में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ से लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास, अगर जो आप में से कोई वीडियो नहीं देखे होंगे तो इससे पहले ट्यूसडे को सेम आपका CUET PG कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड हुआ है, वहाँ आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे और भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था। इसका क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। एक बार फिर हम लोग बात कर लेते हैं, शायद आप लोगों को बार बार बोलने से क्या होगा, याद भी हो जाए। ठीक, अगर 2-3 बार कोई चीज़ सुनेंगे तो याद हो ही जाएगा। हमने क्या बात किया था, ये आपका संविधान के 17वें भाग में है, और 17वें भाग में 343 अनुच्छेद से लेकर 351 अनुच्छेद तक जो है आपका क्या है, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया जा रहा है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज को आपका 4 पार्ट में बांटा जा रहा है। कौन कौन से, यूनियन का लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, स्टेट का क्या लैंग्वेज होगा, ठीक है, इन सब की बात की जाएगी। वहीं पे जुडिशरी का क्या लैंग्वेज होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और आपका लास्ट में स्पेशल डायरेक्टिव्स की और जगह जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए या फिर हिंदी को प्रमोट करने के लिए वो आपका स्पेशल डायरेक्टिव में कवर किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यूनियन के लिए आपका 343, 344 अनुच्छेद हो जाता है, और रीजनल के लिए आपका 345, 46, 47, और वहीं पे आपका रीजनल के बाद जुडिशरी के लिए 348, 349 और 350, 350 ए, 350 बी और 351 क्या हो जाते हैं आपके, स्पेशल डायरेक्टिव्स हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 343 एक अनुच्छेद में आपका एक लाइन बोली जाती है, और वो क्या बोली जाती है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। एक चीज़ और वहाँ पे बोला जाएगा कि ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो देवनागरी स्क्रिप्ट में रहेगा, हिंदी होगा, देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा, बट जो न्यूमरल्स यूज किए जाएंगे वो आपका देवनागरी न्यूमरल्स नहीं होंगे, वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 इस टाइप के यूज किए जाएंगे, देवनागरी न्यूमरल्स यूज नहीं किए जाएंगे। बाकी यूनियन के लिए शुरू के 15 साल के लिए क्या किया गया था, इंग्लिश को रखा गया था, बीच में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया। ठीक,
तो वो हम लोग बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है द फेमस स्टोरीज ब्रह्म राक्षस का शिष्य बाई मुक्तिबोध द टीचर। ठीक है, कि ब्रह्म राक्षस का शिष्य मुक्तिबोध जी के द्वारा, मुक्तिबोध अगर हम लोग बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा एक फेमस स्टोरी है ब्रह्म राक्षस का शिष्य या फिर डिस्पल ऑफ ब्रह्म राक्षस। ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा होता है और वो अपने गुरु के अधूरे काम को पूरा करने के लिए क्या करता है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनना चाहता है, क्योंकि वह मानता है कि उसके गुरु के मृत्यु के बाद समाज को उनके ज्ञान से लाभ नहीं हुआ है। ठीक, तो यहां पे आपका वही पूछा जा रहा है कि मुक्तिबोध के प्रसिद्ध कथा ब्रह्म राक्षस का शिष्य में शिक्षक जो है वो कौन है, बिकम्स अ डेमन बिकॉज ही हैड मिसयूज्ड हिज नॉलेज। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका वन ही हो जाएगा, बिकम्स अ डेमन बिकॉज ही हैड मिसयूज्ड हिज नॉलेज। एक दानव बन जाता है क्योंकि उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। बिकम अ डेमन बिकॉज ही हैड नो स्टूडेंट्स टू टीच, गलत है। ही हैड अ फियर्स डेमोनिक स्पिरिट एंड पर्सनालिटी, उसमें एक खूंखार पैशाचिक आत्मा और व्यक्तिगत विद्यमान थे, ये भी गलत है। ही हैड डन एविल थिंग्स इन लाइफ, ये भी गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। देखिए, हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, तो इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी कैसे, हमारा मतलब एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फूड चेन पढ़ते हैं, फूड वेब पढ़ते हैं और आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। सॉरी, पिरामिड ऑफ एनर्जी कह रहा है, फूड चेन, फूड वेव और पिरामिड पढ़ते हैं, फूड पिरामिड पढ़ते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने फूड पिरामिड ऑफ एनर्जी बोल दिया। वहां पे क्या होता है आपका फूड पिरामिड पढ़ते हैं। अब फूड पिरामिड क्या होते हैं, देखिए 3 टाइप के फूड पिरामिड आपको मिलेंगे। जैसे यहां पे आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी दिख रहा है, इसी तरीके से 2 और मिलेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये कैसा होता है, ऑप्शंस में है इन्वर्टेड, अपराइट, हॉरिजॉन्टल, साइक्लिक। ठीक, तो अब हम लोग एक एक तीनों पिरामिड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप आज आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कल को उन 2 में से कोई पिरामिड से पूछ ले। तो सबसे पहले ये जानिए बच्चों कि पिरामिड में क्या होता है कि हम लोग बेस पे, जैसे मान लीजिए एक पिरामिड हो गया, ये हम समथिंग पिरामिड बना रहे हैं, इसमें क्या होगा कि बेस पे जो होता है, बेस में हम लोग क्या करते हैं, टॉप प्रोड्यूसर को रखते हैं। ठीक, जो टॉप प्रोड्यूसर होता है वो बेस में होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। ठीक, फिर आपको कौन होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। इसी तरीके से आपका ऊपर एक एक स्टेज चला जाएगा। तो अब अगर हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर्स जब बात करेंगे, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या होता है कि वहां पे जो भी आपके टॉप प्रोड्यूसर हैं, जैसे आपके ट्री हो गए या फिर आपका ग्रास लैंड हो गया, तो उन सबको काउंट करके हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा टॉप प्रोड्यूसर में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर हम लोग कंज्यूमर रखेंगे। ठीक, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या होता है कि हम लोग जो भी उस कैटेगरी में आएंगे उनको काउंट करके उस लेवल में हम लोग रख देंगे। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, बेस में ध्यान रखिएगा, बेस में हमेशा क्या होता है, टॉप प्रोड्यूसर होता है, और लास्ट में आपका क्या होता है, डिकम्पोजर कह लीजिए, या फिर जो टॉप कार्निवोरस रहते हैं वो सब क्या होंगे, जो लास्ट कंज्यूमर रहेगा वो आपका टॉप में होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि भाई ये क्या हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर्स हमने बोला कि उनका नंबर काउंट करते हैं। अब अगला जो होता है वो आपका हमने क्या बोला, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। तो उसमें जैसे हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, नंबर जोड़ के रख रहे थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है, अपवर्ड भी, मतलब ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका, ये अपवर्ड हो गया,
अपवर्ड कह लीजिए या अपराइट कर लीजिए, और ये आपका इन्वर्टेड हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स होगा वो आपका अपवर्ड और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अब दूसरे पे आते हैं हम लोग, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है बच्चों कि जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है कि जो आपके ये जितनी भी चीजें हैं जैसे प्लांट्स हो गए, उन सब का हम क्या करेंगे, वेट करके उनका वजन करेंगे और उस हिसाब से हम फिर क्या करेंगे, अलग अलग स्टेज में उनकी वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, अपवर्ड और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। अपवर्ड कैसे होगा देखिए, अपवर्ड कब होगा, अपवर्ड तब होगा जब आपका वो बात होगा लैंड पे, लैंड के हम क्या कर रहे हैं, लैंड की प्रजातियों को, लैंड के वस्तुओं को, ठीक है, लैंड में जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है उनको जब हम अरेंज कर रहे हैं पिरामिड में, तो वो आपका अपवर्ड होगा किसमें, पिरामिड ऑफ बायोमास में, ठीक है। इन्वर्टेड कब होगा, जब एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, मतलब एक्वेटिक जो चीजें हैं उनकी बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु प्रजाति, ठीक। ये आपका हो गया दो जो नहीं पूछा था। अब लास्ट आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए ये दोनों कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी समझ पा रहे होंगे कि दोनों पिरामिड को अरेंज करना थोड़ा नामुमकिन वाली चीज़ है कि कौन इतना सब कुछ काउंट करने जाएगा और कौन सबका वेट करने जाएगा, ठीक है। अब लास्ट आपका आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है कि जो पहला स्टेज होता है कि एनर्जी क्या आ रही है, सन से आ रही है। सन से क्या हो रही है, मान लीजिए 1000 कैलोरी एनर्जी आई, अब उसे प्लांट ने क्या किया, उसमें से कुछ 10% मान लीजिए एनर्जी लिया। अब प्लांट ने क्या किया, 100 कैलोरी एनर्जी लिया। अब प्लांट को कोई खाया, ठीक है, कोई ए पर्सन प्लांट को खाया। अब वो जो ए पर्सन ने खाया उसको क्या होगा, थोड़ा कम एनर्जी मिलेगी, 10 मान लीजिए 10 कैलोरी मिला, ठीक। अब इस 10 कैलोरी एनर्जी में से मतलब अगला जब इसे कोई खाएगा तो वहां पे क्या होगा, उसका 10% हो सकता है 1 कैलोरी मिले। तो इसी तरीके से क्या होगा, आप देखोगे कि जैसे जैसे हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वहां पे वैल्यू कम होती जाएगी। कहने का मतलब है कि भाई पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, हम लोग एनर्जी देखते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाने पे एनर्जी हमेशा क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द एसआई सिस्टम हैज 7 बेसिक यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स पर्टेन टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज, विच वन इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ 7 एसआई। 7 एसआई यूनिट में से आप में से 3 तो सबको ही जानते होंगे, एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। मीटर किसके लिए हो गया, लेंथ के लिए हो गया, किलोग्राम किसके लिए हो गया, मास के लिए हो गया, और आपका टाइम के लिए क्या हो गया, सेकंड हो गया। बाकी के और जो हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एम्पियर हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन हो गया, ठीक। वहीं पे आपका अगला बात करेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो वो क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। कैंडला किसका हो जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो यहां देखेंगे सेकंड टाइम का हो गया, केल्विन टेम्परेचर का हो गया, मोल किसका हो गया, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया। बाकी आपका जो मास है ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे एसआई सिस्टम में नहीं आएगा। जो 7 यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला, ठीक है। और बस यही 7 तो हो गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, ठीक है। अब वही है, फिर से आपका ये क्या है, फूड चेन का क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो फूड चेन में आपका यहां पे दिया हुआ है लॉयन, डियर, वल्चर, वल्चर मतलब क्या हो गया, गिद्ध, ठीक, प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो हम लोग फूड चेन में अरेंज करेंगे वो सबसे पहले क्या होगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन हो गया, आपके प्लांट्स, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आपका कौन होगा, डियर होगा, ठीक। डियर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया, लॉयन हो गया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पे हो गया। फिर उसके बाद गिद्ध, गिद्ध किसको खाएगा, लॉयन को खाएगा, ठीक, टर्सरी कंज्यूमर।
तो ये आपका 4th नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका डिकम्पोजर्स आते हैं फूड चेन में, डिकम्पोजर्स लास्ट में आते हैं, मतलब ये फंगाई बैक्टीरिया क्या करेंगे, चीज़ों को डिकम्पोज करेंगे। मतलब जो चीज़ें आप देखते होंगे, कोई डेड बॉडी है उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे आप देखोगे खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं, उन्हें ये फंगस और बैक्टीरिया का भोजन वही सब होते हैं, ठीक है। तो वहां इसी तरीके से बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज होती है। तो ये आपका लास्ट 5th हो जाएगा। अगर अब हम लोग इसे अरेंज करेंगे तो जो सही ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, DBACE, DBACE। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 3rd हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं कि कार्यात्मक वर्गीकरण और उनके शहर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कल्चरल टाउन, कि मतलब सांस्कृतिक शहर किसे बोला जाता है, सांस्कृतिक शहर आपको किसको बोला जाता है, उज्जैन को बोला जाता है। टूरिस्ट टाउन आपसे पूछ रहा है, टूरिस्ट टाउन उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उज्जैन महाकालेश्वर आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। अगला आपका पूछ रहा है उज्जैन महाकालेश्वर आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो उज्जैन कहां पे हमने बोला, एमपी में है, ठीक। अगला टूरिस्ट टाउन आपका पंचमढ़ी कहां पड़ेगा, ये भी आपका एमपी में पड़ेगा। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल टाउन, शैक्षणिक शहर, ये आपका कौन सा हो गया, इलाहाबाद हो जाएगा। कॉमर्शियल टाउन कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2143, ठीक है, 2143, मतलब ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो यहां पे क्या है, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। इंग्लिश वाले बच्चे अगर पढ़ लिए तो एक बार हिंदी वाले भी बच्चे यहां पे पढ़ लेते हैं। पहले हम ही पढ़ देते हैं। द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज्ड इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट इशू इन लेट 2000s in Eastern world. Statement 2 sustainable development reflects the concern of people about desirable effects of industrial development on the environment. ठीक है, हिंदी में अगर इसे में हम लोग पढ़ेंगे कि संधारणीय विकास की धारणा का पूर्वी विश्व में 2000 के दशक के अंतिम वर्षों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता में समान वृद्धि के दृष्टिगत अभ्युदय हुआ था। संधारणीय विकास औद्योगिक विकास के पर्यावरण पर वंचित प्रभावों के बारे में जनता के सरोकार को प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जहां पे आज जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो भी हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं, अगर हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले लें कि भाई हम एनवायरनमेंट का उतना ही यूज करें कि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी क्या करें, उनके लिए भी वो एनवायरनमेंट बचा रहे। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ओवर यूज कर लें चीज़ों का और आगे आने वाली जनरेशन के पास कोई रिसोर्स ही ना अवेलेबल रहे और सारे रिसोर्स हम क्या कर दें, खत्म कर दें। तो चीज़ों को मतलब एक लिमिटेड हमें यूज करना पड़ेगा। ये आपका होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेट 2000 में आया और ये यूरोपियन वर्ल्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये गलत स्टेटमेंट है, सॉरी ईस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। तो ये गलत स्टेटमेंट है। पहला चीज़ ईस्टर्न वर्ल्ड नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड था जिन्होंने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट लाया। देखो लेट 1960s अर्ली 1970s में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार लोगों को समझ में आया जब क्या हुआ, एनवायरनमेंट के प्रति लोगों का नज़र जा रहा था, लोगों की जागरूकता बढ़ रही थी एनवायरनमेंट की तरफ। तो वहाँ पे सबसे पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख सकते हो। उसके बाद 1987 में आता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, वहाँ पे आपका क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चर्चा में आता है और उसको और स्ट्रांग बनाया जाता है। जो आपका रियो अर्थ समिट होता है 1992 में, वहाँ पे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग उभर के आता है। मतलब आप कह सकते हो कि जहां पे फर्दर सॉलिडिफाइड होता है वो कहां पे होता है, रियो अर्थ समिट 1992 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस लिए, मतलब कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेके किया गया था। तो यहां पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत होगा और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लैनेट आप देखिए हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं आप सभी जानते होंगे। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं टोटल 8 हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया जाता है। बाकी लास्ट लेक्चर में हमने बोला था वहां पे सेरेस ऑप्शन में था ड्वार्फ प्लैनेट। तो आपके ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से हो जाएंगे, सेरेस, इरिस, प्लूटो। बाकी बचा कौन सा जो आपका प्लैनेट में आएगा, यूरेनस। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने प्लैनेट्स की बात की तो प्लैनेट्स का सबसे पहले जो आपका जो मतलब कि प्लैनेट पहली बार प्लैनेट कब बन के तैयार होते हैं, मतलब कितने साल पहले, आज के कितने साल पहले प्लैनेट बने, तो ध्यान रखिएगा 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग बिलियन ईयर्स एगो क्या हुए, लगभग सारे प्लैनेट्स बने। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि उसके जब अर्थ बन गया, ठीक है, अगर सारे प्लैनेट्स बने मतलब अर्थ भी आपका यही 4600 मिलियन ईयर्स एगो बना, या फिर कह लो आप 4.6 बिलियन ईयर एगो। ठीक, तो उसी तरीके से इसके 500 साल बाद जब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब अर्थ का भी फॉर्मेशन हो गया, तो अर्थ में ओशन का फॉर्मेशन कब हुआ, उसके 500 साल बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर एगो आपका क्या हुआ, ओशन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, और वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे पहला जो लाइफ का ट्रेस मिला अर्थ पे वो कब मिला, 3800 मिलियन ईयर एगो, या फिर 3.8 बिलियन ईयर एगो। अब जैसे यहाँ पे हम लोग प्लैनेट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो शुरू के 4 प्लैनेट होते हैं, ठीक है, शुरू के 4 जो प्लैनेट होते हैं कौन कौन से आपके, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ये क्या होते हैं, इन्हें इनर प्लैनेट भी बोला जाता है और इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोला जाता है कि मतलब ये अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। उसके बाद आपका जो 4 आते हैं, जुपिटर सॉरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें क्या होता है आपका जोवियन या फिर आउटर या फिर गैस प्लैनेट्स भी बोले जाते हैं। ठीक, और उसके सिवाय प्लैनेट्स में इतना ही ये जानते रहिए, बाकी और तो कुछ हमें नहीं लगता, और कुछ अगर क्वेश्चन आगे दिखेंगे तो हम मतलब आगे की क्लासेस में तो हम लोग बात करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, आपको लास्ट जो हम लोगों ने क्लास किया था उसमें भी रेलवे जोन पे क्वेश्चन था, उसके हेडक्वार्टर पे थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि रेलवे जोन दिए हुए हैं और हम लोग क्या करना है, उसके हेडक्वार्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला आपका क्या है, पहला आपका है नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, 3rd है। रेलवे जोन के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे आते हैं। दूसरा आपका नॉर्थ सेंट्रल है, नॉर्थ सेंट्रल का आपका कहाँ पे है, इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद। वहीं आपका साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद पड़ेगा, और लास्ट आपका वेस्टर्न का मुंबई चर्च गेट। ठीक है, तो ये आप लोग मैच कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ए का 3 3 4 1 2। ठीक है, तो 3 4 1 2 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्या है, 4 वेदाज हैं और चारों वेदाज के सामने ब्रह्मनाज है। ये बताना है कि कौन से वेदा से कौन सा ब्रह्मनाज आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने बात किया, एक बार हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, देखिए वैदिक पीरियड, आर्यंस की एंट्री हो रही है 1500 बीसी के पहले, मतलब 1900 से लगभग स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो मेजर होता है वो कहां पे होता है, 1500 बीसी के आसपास। ठीक, अब 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक क्या है आपका, ये आपका ऋग्वैदिक पीरियड है। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। वहीं पे उसके बाद आपका 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक यहां पे क्या होता है कि हमें 3 और वेद मिलते हैं। वो 3 वेद कौन से हैं, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्लस इसके सिवाय आगे चलेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेंगे, ब्रह्मनाज मिलेंगे, आरण्यकाज मिलेंगे। ठीक, ये सब भी चीजें हम लोगों को मिलेंगी।
और लास्ट में बिल्कुल 500 BC के आसपास एक चीज और मिलेगा, उपनिषद। ठीक, तो ये सब जो हमें कहां पे मिल रही हैं, 1500 BC से लेके आपका 500 BC के बीच में, ये टोटल पीरियड आपका क्या बोला जाता है, वैदिक एज बोला जाता है। ठीक, वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें क्या होता है, केवल ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपके कितने हिम्स हैं, 1028 मंत्र हैं, और मैक्सिमम जो मंत्र हैं वो किसको, इंद्र भगवान को समर्पित हैं। वहीं पे 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया आपका अर्ली वैदिक, और ये आपका हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड हो जाता है। तो यहां पे कौन कौन से आए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्मणा और उपनिषद आएंगे। इन्हें संहिता भी बोला जाता है। ये जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को साथ में वेद त्रयी भी बोला जाता है, या फिर त्रयी भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहां पे बताया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र जो आता है आपका, जो वासुमित्र ने लिखा है, वो किस मंडल में है, 3rd मंडल में है। जो 10वां मंडल है उसमें आपका क्या है, शूद्र वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है, पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल में, उसमें क्या है, शूद्र वर्ड का यूज किया जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे और जो चीजें हो सकती हैं वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसके बाद 500 BC के आसपास, इसके बाद क्या होगा, महाजनपद टाइम शुरू हो जाता है हिस्ट्री में। तो ये आपका क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि भाई जो वेद हैं, चारों वेद हैं, इनमें से करेक्ट ब्रह्मनाज कौन से किसके हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदा की बात अगर हम लोग करेंगे, ऋग्वेदा आपका ऐतरेय और कौशितकी है। ठीक है, तो कौशितकी इसमें ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ए का क्या हो जाएगा, हम लोग 3rd लगा लेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग 2nd देखेंगे, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का क्या होता है, शतपथा होता है। ठीक है, यजुर्वेद का आपका शतपथा हो जाएगा। सामवेद का क्या हो जाएगा, आपका पंचविसा हो जाएगा, और अथर्ववेद का आपका क्या हो जाएगा, गोपता हो जाएगा। तो इसे आप लोग मैच कर सकते हो कि क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फार्स, इज अ फेमस कोट ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स इन्होंने कई आइडियाज लाए, उन आइडियाज को पूरा मिला के क्या बोला जाता है, मार्क्सिज्म भी बोला जाता है। ठीक, तो ये जो आपका पॉपुलर डायलॉग है, क्या, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फार्स, इज अ फेमस कोट ऑफ, इतिहास अपने आप को प्रथम त्रासदी के रूप में और द्वितीय प्रसंग के रूप में दोहराता है। तो ये किसके द्वारा है, कार्ल मार्क्स के द्वारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू सिटीजन एक्ट 1955 एन इंडियन सिटीजन में लॉज आइदर सिटीजन थ्रू। देखिए, सिटीजनशिप कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, सिटीजनशिप संविधान के भाग 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आपका क्या होता है, सिटीजनशिप के बारे में बात होती है। सिटीजनशिप में भी 2 टाइप के सिटीजन आते हैं, एक सिटीजन ऑफ इंडिया और एक एलियन होते हैं। एलियन भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन हो गए, एक आपका एनिमी एलियन हो गए। ठीक, अब सिटीजन्स के लिए आप देखोगे मौलिक अधिकार में आपका क्या होता है कि कुछ अनुच्छेद जो है वो एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, वो केवल किसके लिए अवेलेबल है, वो आपके केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। सॉरी, मैं दिमाग से उतर गया क्या बात कर रहा था, तो अभी याद आया। तो मैं क्या बात कर रहा था कि कुछ अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार के वो केवल क्या है, इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, एलियंस के लिए वो अनुच्छेद अवेलेबल नहीं है। वो कौन से आपके हो जाते हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये जो अनुच्छेद हैं ये आपके क्या है, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के अवेलेबल हैं। बाकी जो अनुच्छेद हैं वो एलियंस के लिए भी अवेलेबल है। मतलब ये अगर हम बोल रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए केवल अवेलेबल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एलियंस को अलाउ नहीं है, ये
कि इन अनुच्छेदों का अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। बाकी आपका क्या है, इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते हैं एलियंस, वोट नहीं कर सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं। ठीक, अब उसी में क्या होता है, संविधान पहले क्या करता है कि बताता है, जब हमारा संविधान आता है तो बताते हैं कौन से हमारे देश के सिटीजन हैं और कौन नहीं है। उसके बाद आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है। ठीक है, वहाँ पे संविधान में एक चीज़ और बोला जाता है कि भाई कैसे कैसे सिटीजनशिप जा सकती है। ठीक, तो यहां पे सिटीजनशिप एक्ट में जो आया 1955 का, उसमें बताया जा रहा है कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे एक्विजिशन कर सकते हैं सिटीजनशिप की नागरिकता कैसे पा सकते हैं, और कैसे आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप को खो सकते हैं। तो एक्वायर करने का 5 तरीका बताया जा रहा है। कौन कौन सा तरीका बताया जा रहा है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक, कि ये 5 तरीके होते हैं किस चीज को एक्वायर करने के। 3 तरीके उसमें दिया जा रहा है क्या होने का, सिटीजनशिप खोने का। वो 3 तरीके कौन से आपके, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन कि आपने खुद से सिटीजनशिप को त्याग दिया। टर्मिनेशन आपका क्या हो गया कि मतलब वहां पे आपने किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया, तो यहां इंडिया की सिटीजनशिप आपकी खुद से खो गई। ठीक, लास्ट आपका डेप्रीवेशन आता है कि मतलब जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान का सिटीजनशिप हटा सकता है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है वो इलीगल तरीके से सिटीजनशिप पाया हो, या फिर कई रीजंस हैं जिसकी वजह से हटाया जा सकता है। तो यहां पे आपसे वही पूछ रहा है, सिटीजनशिप एक्ट जो आपका 1955 का है उसके हिसाब से कैसे आप सिटीजनशिप खो सकते हैं। नेचुरलाइजेशन आपका पाने का तरीका है, रिनंसिएशन एक करेक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका पाने का तरीका है, टर्मिनेशन हो गया आपका खोने का, और डेप्रीवेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, BDE। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द ओल्डेस्ट वन कम फ्रॉम सोवियत यूनियन। ठीक है, तो सोवियत यूनियन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसका डिसोल्यूशन कब हुआ था, 26 दिसंबर 1991। ठीक है, 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जाके ये मतलब क्या हुए, डिवाइड हुए। उसके बाद आगे चलता रहा, हर चीज़ें प्रोसेस चलता रहा। इसी को हम लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है। पहला आपका ऑप्शन है द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डिनेस स्टेज एन अबॉर्टिव कोप अगेंस्ट गोरबाचेव। ठीक है, और अगला आपका क्या है, मिखाइल गोरबाचेव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। बिल्कुल, इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिंस इन लिथुआनिया। तो आपका सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, मिखाइल गोरबाचेव को इलेक्ट किया गया जनरल सेक्रेटरी की तरह। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिन हुए। ठीक, लिथुआनिया में लेटर स्प्रेड टू एस्टोनिया एंड लातविया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिन हुए। ठीक, वहीं पे अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है वार्सो पैक्ट को डिक्लेयर किया गया। ठीक, तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा, और फिर अगला आपका क्या हो जाएगा, अगला आपका ए हो जाएगा, चौथा, और लास्ट आपका 5वां ये हो जाएगा। ठीक, क्या गोरबाचेव रिजाइंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। जब डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो वहां पे वो रिजाइन कर देंगे। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, BCE और AD, BCEAD आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन 1995 अंडर विच कुक्ड मिड डे मिल्स, ठीक है, were to be introduced to all government and government aided primary schools. However, it became possible after the Supreme Court judgment given in 2001. बिल्कुल सही। ठीक है, पहला कि जब सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाया था जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2001 में। उसके बाद ये आपका जो मिड डे मील मिलता था वो आपका पॉसिबल हो पाया। मध्याह्न भोजन जो प्रदान किया जाता था विद्यालयों में, वो कब पॉसिबल हो पाया, जब सुप्रीम कोर्ट का 2001 का जजमेंट आया, तो वहाँ से फिर ये चीज़ शुरू हुआ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैड क्वाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, कि बॉडी मास इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने क्वाइन किया है, एडोल्फ क्वेटलेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है
चलिए इतने ही क्वेश्चन है। बॉडी मास इंडेक्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, वहाँ पे भी ऑप्शंस में कुछ दिक्कत थी। वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था अंडरवेट क्या होंगे, ठीक है, नॉर्मल वेट क्या होगा, अंडरवेट क्या होगा, अगर 18.9 से कम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो अंडरवेट के कैटेगरी में आएंगे। ठीक, इसी तरीके से अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट और ओबेसिटी चारों तरीका हम लोगों ने देखा था क्या कैटेगरी डिवाइड किया गया है। ठीक, इसका ये टर्म कौन कॉइन किया था, वो आपका एडोल्फ क्वेटलेट ने किया था, आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए आज आपके सामने इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि आप वो उस पेपर में जो जीएस से पूछे हुए क्वेश्चन थे वो आपके इतने ही समथिंग थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर हम लोग हो सकता है कि अभी फिर से मिलेंगे, आपके एग्जाम के पहले मिलेंगे, और आप सब बढ़िया से मन से लगे रहिए बच्चों और बढ़िया से तैयारी करिए। फिर से एक बार मैं बोलूँगा कि भाई जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें कई बच्चे बोल रहे हैं टीचर्स डे के लिए, तो टीचर्स डे बेटा वहाँ पे टीचर्स डे इंडिया के अगर बात करोगे तो 5 सितंबर होता है, नो डाउट, और बच्चे को पता होगा ये चीज़। तो मैं तो कुछ भी हूँ, टीचर हूँ, तो वो भाई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो आप लोग खुद भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि हो सकता है एक बार क्वेश्चन देख लें कि कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हो। वहां पे क्या है, क्वेश्चन आपका वर्ल्ड टीचर्स डे पूछ रहा है, और वो आपका क्या है 5 अक्टूबर को होता है। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अक्टूबर को किया जाता है, वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। क्वेश्चन जो मिस्टेक होते हैं वो क्वेश्चन ना सही से पढ़ने की वजह से भी होते हैं। तो मैं यही कहूँगा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और फिर मिलते हैं हम लोग। अगर क्लास होती है, अभी तो मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ फिर क्लास होगी या नहीं होगी, अगर हुई तो फिर मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, CUET कॉन्सेप्ट ऐप पे जा सकते हैं। CUET कॉन्सेप्ट ऐप आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, CUET कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करिए, और वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट आपको कितने मिलेंगे, आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त मात्रा में है, और केवल मात्र कितने में है, 199 रुपये में अवेलेबल है। तो आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होंगे मॉक टेस्ट में, एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट जरूरी होते हैं, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक। और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट बनाने में एक सर्विस चार्ज लगता है, कोई ना कोई उस पर मेहनत करता है। तो ऐसा कभी कभी आपके मन में आता होगा कि सर आप लोग फ्री में क्यों नहीं देते हैं, आप लोगों के लिए किया जा रहा है, बट उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व भी रहते हैं बनाने में, तो वो भी इसलिए फ्री में चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही।